हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में लेक्चर 2 में। ठीक है, ये है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली वीडियो थी जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये दूसरी वीडियो जिसमें अब यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं। क्वेश्चन तो पिछली वीडियो से बनते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट, कैसे पेटेंट एक्ट वगैरह जो भी थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक जो भी एक्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, अब 1935 का तो हो गया। अब उसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना, कैसे इसकी डिमांड उठी, कैसे क्या हुआ, हम टाइमलाइन के हिसाब से डॉट से डॉट कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कहानी की तरह, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बता दूं मैं कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? ठीक है, जिसमें मैंने बताया 1600 में कैसे रॉयल चार्टर के थ्रू कंपनी बनी। ठीक है, उसके बाद उन्हें 1608 में कैसे विलियम हॉकिंस आया, 1615 में, 1612 में क्या युद्ध हुआ, बैटल ऑफ स्वाली, एंड 1615 में थॉमस रो आया, एंड उसके बाद ऐसे कंपनी ट्रेड करती रही। ठीक है, तो 1717 में गोल्डन फरमान मिला उन्हें, 1615 में जहांगीर से मिला, फरुखसियर से मिला, एंड देन 1756 में क्या हुआ, ब्लैक होल जो ट्रेजेडी थी वो हुई थी, एंड देन 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ठीक है, दीवानी राइट्स मिले, क्या मिले, दीवानी राइट्स। ठीक है, जिसमें वो ट्रेड के अलावा लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करने लगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। ठीक है, जो ये कब मिले थे, 1765 में, एक साल बाद। ठीक है, मतलब वही चल रहा था प्रोसेस। तो 1765 का है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और क्या था, शाह आलम जो सेकंड था उसने दिए थे। ठीक है, ये सब चीज़ हमने, ये सब जब रेवेन्यू राइट्स जब करने लगी, लैंड से रेवेन्यू करने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 सुप्रीम कोर्ट बना, क्या क्या काम करे। उसके बाद पेटेंट एक्ट आया, देन फिर चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ 1793 का, फिर 1813 का, 20 साल के बाद, एंड देन 1833 में क्या क्या आए, 1853 में, एंड देन 1857 में रिवोल्ट हुआ, एंड 1858 में क्या हुआ, क्राउन के पास सारी पावर चली गई और वायसरॉय आ गया। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्ट हुए, इंडियन काउंसिल एक्ट आए। ठीक है, एंड देन 1909 का मॉरलिमेंटो रिफॉर्म, 1919 का जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके बाद सैमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात, थ्योरी तो पढ़ी हमने। ठीक है, थ्योरी पढ़ी, प्लस उसके हिसाब से जो नए पैटर्न के हिसाब से स्टेटमेंट जितने भी बने वो क्वेश्चन कर प्रैक्टिस भी करे, जिससे बेस बन जाए। ठीक है, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा करा के जाऊँगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक, पेड कोर्स से कंपेयर कर लेना। ठीक है, और इसमें कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री है तो इसका मतलब ये समझना फ्री में कुछ नहीं, भाई मेहनत तो लगती है पीछे, लेकिन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है भाई, जो नहीं ले सकता वो यहाँ देख ले। ठीक है, एक एक पॉइंट कवर किया जाएगा। ठीक, जितना नीड है, नीड से भी ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली पुलिस 12th लेवल का एग्जाम है, उसके हिसाब से उससे ज़्यादा भी कराया जाएगा। ठीक है, और 12th लेवल के जितने भी एग्जाम है, मतलब 12th लेवल क्या, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में सब में काम आएगी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, नाम तो दिल्ली पुलिस ही है खाली। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, जिसको जैसी नीड हो। ठीक, तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि अपना जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसके बाद जो चेंजेस क्या क्या थे, उसमें क्या क्या हुआ। ठीक भाई, अपनी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपनी बनेगी तो वो क्या करेगी, इनको तो नहीं चलने देगी जो ब्रिटिश वालों का था, चलने देगी क्या, बिल्कुल नहीं। अपनी खुद सॉवरेन बॉडी होगी। ठीक है, अपना खुद का अधिकार होगा, किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का अधिकार नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, उसी को सॉवरेन बोलते हैं। मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर दूँ शुरुआत में कि इंडिया फुली सॉवरेन बनना चाहता था। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस वो लोग देना चाहते थे कि हम मोनार्की ऊपर से होगी हमारा, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया है अभी। ठीक है, मोनार्किकल है ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन उससे ऊपर प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो वो उधर से अभी भी चल रहा है, लेकिन वो रख रहे हैं अभी, वो उनकी मर्जी। बट हमें क्या चाहिए था, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था फुली सॉवरेन। हमारा प्रेसिडेंट भी होगा। ठीक है, जो रिपब्लिक बना बाद में। ठीक है, उसी को प्रेसिडेंट बोलते हैं। और सॉवरेन चाहिए, मतलब किसी भी एक्सटर्नल मैटर या इंटरनल मैटर पर किसी भी एक्सटर्नल बॉडी या किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का अधिकार नहीं होगा। ये था अपना सीधा सिद्धांत। तभी तो पूर्ण स्वराज्य की बात चल रही थी। ठीक है, लाहौर सेशन 1929 में हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस हम 1930 से मनाने लगे, वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, असेंबली बिकम फुली सॉवरेन, कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो चाहेगी। ठीक है, ऑल्टर कर सकती है ब्रिटिश लॉ को जरूरत पड़ी तो। ठीक है, वो अगर अपने फ़ायदे का है तो रखेंगे, लेकिन उसको यूज़ हम करेंगे, ब्रिटिश वालों को कुछ नहीं होगा उसमें।
देख के हम रख सकते हैं, ठीक है। बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी 2, तो ठीक है, असेंबली की बात हो रही है ना, तो वो क्या करेगी असेंबली, देखो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या कर दिया, एक असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको पावर दे दी कि अब तुम देश भी चलाओ और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाओ, फ्रेम करो, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगी, जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, उसको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयरमैन थे उसके, ठीक है, उन्होंने चेयर किया उस टाइम पे। और जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, ठीक है, जो मेनली जो फंक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो फंक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा और जो बहुत और भी काम होंगे वहाँ से डेटा आएगा, ड्राफ्ट तो अलग करेगी, बट जो भी अलग अलग कमेटी होंगी, उन सब कमेटी के जो मेन हेड होंगे राजेंद्र प्रसाद होंगे। जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाने वाली होगी ना, कानून, ठीक है, जो कानून बनाएगी ना, वो बॉडी के होंगे जीपी मावलंकर, चेयरमैन, ठीक है। और उसने कब तक किया, 26 नवंबर 1949 तक अपन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया उस टाइम पे, ठीक है। कुछ मेन जैसे सिटीजनशिप, क्योंकि पार्टीशन था, लोग इधर से उधर जा रहे थे, उसे बहुत जल्दी अलाउ करना था, इस तरह के कुछ बेसिक क्या जो भी कानून वगैरह थे बेसिक, वो अप्लाई करती थी, लेकिन हमने 26 जनवरी को ही पूरी तरह से अडॉप्ट किया, ठीक है। मुस्लिम लीग मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान, उसने विड्रॉ किया, तो हमारे वो आगे बढ़ेंगे, ये तो बस बेसिक सा एक चीज़ है, एक टाइमलाइन भी अभी स्टार्ट करते हैं 1934 में एम.एन. रॉय ने कैसे उसकी डिमांड रखी, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। असेंबली की जो स्ट्रेंथ पहले थी 389 सी 299 रह गई, और ब्रिटिश प्रोविंस में जो 296 जो पहले थे, जिसमें कमिश्नरेट वाले कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर वाले थे वो 4 थे, और 292 अलग थे, वहाँ से घट के कितने रह गए ये, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी तो मेंबर थे प्रोविंसेस में, उधर की जो प्रोविंस पाकिस्तान वाली थी वो उधर चली गई, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट में पहले 93 थे, 70 रह गए, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें थी बेसिक सी जो हमने एक पढ़ी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। ये बस यहाँ पे ये याद रखना कि 2 टाइप से काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी और एक लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून बनाने का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के राजेंद्र प्रसाद थे और लेजिस्लेटिव बॉडी के जी मावलंकर, ठीक है। अब होता है भाई अपना काम शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। हिंदी वाले भी ध्यान रखें, कोशिश पूरी है हिंदी में देने की, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या है कि 1934 आया, देखो 1935 का एक्ट आया, वो तो पैरेलली चीज़ें चल रही थी, ठीक है। लेकिन 1934 में जो फर्स्ट आइडिया जो दिया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो एम.एन. रॉय ने दिया। ये कौन थे, एक कम्युनिस्ट, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था उज्बेकिस्तान में, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1935 आया भाई, 1 साल बाद, उसमें क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ऑफिशियली डिमांड करा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। अभी शुरुआत हो रही है भाई, सब 10 साल 12 साल पहले से ही, 1946 में जब तक असेंबली बनेगी, ठीक है, वो कैसे आएगी वो देखते हैं। फिर 3 साल और गुजरे, 1938 में आईएनसी की तरफ जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी दखल के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। वो बाद में प्रोविंस से इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गया है, बट डायरेक्टली नहीं चुने, वो अलग बात है, लेकिन ये बात बोली उन्होंने, ठीक है। किसी का भी इंटरफेरेंस विदाउट आउटसाइड, किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ओके। अगेन 2 साल और निकली, काम चल रहा था बैकग्राउंड में, प्रेशर बना रहे थे सरकार पे। तो 1940 में क्या हुआ कि अगस्त ऑफर आया, इंपॉर्टेंट, क्या आया, अगस्त ऑफर। जो कौन लेके आया था अगस्त ऑफर को बताओ, उस टाइम पे बात था लॉर्ड तो छोड़ो, ललित गो, ठीक है। तो ललित गो ने ये अगस्त ऑफर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने एक्सेप्ट करा डिमांड ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थी स्टार्टिंग, एक्चुअली क्या थी स्टार्टिंग। ये तो अपने बोल ही रहे थे कि भाई होना चाहिए, हमें चाहिए, बट पहली बार डिमांड करा, बट ये क्या हुआ, रिजेक्ट। क्यों, डोमिनियन स्टेटस दे रहा था भाई, और ये तो डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, इसलिए तो अपनी आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डायरेक्ट मार दिया। और भाई साहब उनको चिड़ी थी मुस्लिम लीग को, क्या जो आप समझ रहे हो, वो चिड़ी थी उनको, और उन्हें चाहिए था अलग। उन्हें कोई मतलब नहीं कि डोमिनियन चाहिए नहीं चाहिए, बस उन्हें अलग चाहिए भाई, अपना अलग चाहिए। तो इस चक्कर में उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया, तो अगस्त ऑफर भी कैंसिल हो गया। उसके 2 साल बाद कौन आया, क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया तो उसने प्रपोजल दिया फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी रिजेक्ट हो गया विद द सेम रीज़न, ठीक है। और एक बात बता दूँ, वर्ल्ड वॉर का अगर यहाँ पे जिक्र किया है तो कब हुआ वर्ल्ड वॉर, वो चल रहा था आपका 1939 से 45 तक था, ठीक है। तो प्रेशर उसका भी था, अकेला इसका भी नहीं था। मैं ये नहीं कह सकते कि अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो शायद 47 में आयात भी नहीं होता, थोड़ा और खिसक जाता 10-12 साल, ठीक है, कि वो मानते नहीं,
बट पर ऐसे उधर से भी तक वर्ल्ड वॉर में हमारे लोग भेजो, अब इंडिया के लोग भेजो। अब वो कह रहे थे कि अगर हम भेजेंगे तो फिर तुम हमें आज़ाद करो फुली तरीके से। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो रिजेक्ट भाई साहब ये भी हो गए, ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक। एंड 1946 में उसके 4 साल बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब उसने क्या करा, इसमें कौन कौन आए थे भाई कैबिनेट मिशन प्लान में बताओ? क्योंकि ये क्रिप्स मिशन था तो स्टेफर्ड क्रिप्स आया था यहाँ पे। कौन आया था? कहाँ लिखूँ भाई? इस वाले को देखो, इस वाले में, ठीक है। क्रिप्स के नाम से था, ये था स्टेफर्ड, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ठीक। ये आया था इस टाइम पे। और कैबिनेट मिशन प्लान में ये भी था, ठीक है। एक तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स था, ठीक है, उसी को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक। और कौन था भाई बताओ? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक देख लेना, ठीक है, लिख लेना खुद ही अगर लिखना चाहो तो, ठीक है, ये पता भी होगा। लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और कौन था? और था आपका अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर अरे यार साफ साफ नहीं आ रहा, देख। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। तो इसका ऑब्जेक्टिव था क्या? किसका? कि एक कॉन्स्टिट्यूंट मेकिंग बॉडी बने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना, ठीक है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना जब तक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। और इंटरिम तो बनानी पड़ेगी ना, कि और भी तो देखने पड़ेंगे, देश भी तो चल रहा है भाई साथ में। और इंडिया को यूनाइटेड रखना, पार्टीशन अवॉइड करना। भाई देखो, पार्टीशन जो है इसने भी अवॉइड किया, ठीक है, पार्टीशन को अवॉइड किया इसने भी, ठीक है। पार्टीशन कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं था, 9 में था, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में इसने क्या किया, क्या किया बताओ? इसने ग्रुप बना दिए 3, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं यार, ग्रुप बनाए यार, जगह भी तो नहीं है। ग्रुप थे ए बी सी, ऐसे लिख लो, ठीक है। इन ग्रुप ए बी सी में उसने डिवीज़न कर दिया, इसका प्रोविंस जो थी उनको इंक्लूड कर दिया। ग्रुप ए में हिंदूज एरियाज तो थे उनको, और ग्रुप बी में मुस्लिम्स थे, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और ये पंजाब का एरिया, ठीक है। और एक ग्रुप सी बनाया था, उसमें मिक्स थे, बंगाल, असम वाले। तो इस वजह से इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुस्लिम लीग जो अपनी जो थी ना कांग्रेस, उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी भाई, ग्रुप में डिवीज़न तो वही आता है ना, फिर तो तोड़ ही रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को अपोज करते हुए बाद में ही एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि वो उसने ये बोल दिया कि हम ये नहीं चाहते इन ग्रुप्स को लेना, ठीक है। तो ग्रुप अगर पूछे भी कि 3 ग्रुप बनाए थे कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। एक बात और ध्यान रखो, इन्हीं ग्रुप्स की वजह से जो मैंने पहले बताया था आपको कि जो ग्रुप ए बी सी थे ना, ए बी सी, इन ग्रुप में जो मुस्लिम डोमिनेशन का एरिया, ये सबको जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो इसकी वजह से वो निकल के भाग गए। क्योंकि उसने प्लान दिया था कि टोटल जो मेंबर्स होंगे जो प्रोविंस से और प्रिंसिपल स्टेट से, ये निकलेंगे 389, कितने हैं 389 प्रोविंस जो उनकी ब्रिटिश के अंडर थी, प्रिंसिपल स्टेट, इनको सुजरेनिटी मतलब उसके अंडर में दे दिया कि आप ही शासन चलाओ, ठीक है, और हमें पैसे देते रहो, ठीक। और मेनली 296 जो प्रोविंशियल, हाँ यार एक चीज़ याद रखो, 1935 का जो एक्ट था उसमें मैंने पहले पढ़ाया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, डायरकी खत्म करी, ठीक है, डायरकी 1919 में स्टार्ट की, 1935, ये अभी टॉपिक नहीं है, डायरकी खत्म करा। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, प्रोविंशियल, ठीक है, ऑटोनॉमी किनको दी? प्रोविंस वालों को। तो जब एक सरकार की तरह ही काम करने लगे, स्टेट की तरह, तो वहाँ से, और दूसरी बात मैंने ये बताया था कि वो तो इलेक्ट होकर आ रहे थे ना, प्रोविंशियल जो मिनिस्टर थे लेजिस्लेचर के, वो इलेक्ट होकर आ रहे थे। कौन इलेक्ट कर रहा था? वोट के थ्रू। वोट में कौन थे? अमीर लोग भाई। अपने लोगों का जो अपन टाइप की जनता थी ना, उनका तो हमेशा से ही काटा जा रहा है और कट रहा है, ठीक है। तो पैसे वालों का तो हमेशा ही चलता है, ठीक। तो उन लोगों जो लिमिटेड लोग थे, एजुकेशन पढ़े लिखे पैसे वाले, वहाँ से वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्ट होकर आते थे वहाँ से। बट इस प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थी ब्रिटिश वाली, वहाँ से इनडायरेक्टली इन लोगों ने वोटिंग के थ्रू तो खुद इलेक्ट करे, ठीक है।
जैसे अपना इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट वगैरह का, उस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर लोग भेजे अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मुस्लिम लीग जो पार्टीशन की मनाही के चक्कर में जो ग्रुप खत्म करने की जो कांग्रेस ने बात करी, पहले तो राजी थी भाई ग्रुप मिल रहे हैं, तो उन्हें पता पार्टीशन ही हो रहा है, पार्टीशन ही हो रहा है, तो मिल गई, बाद में भाग गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने बताया था वो क्या हुआ था, कहाँ गए भाई, उसकी वजह से ये लोग कम हो गए, ठीक है। 296 से 389 टोटल स्ट्रेंथ थी, प्रिंसिपल स्टेट इसकी मिला के वो 299 रह गई, ठीक है। कितनी रह गई 299, यहाँ से 299 रह गई थी उसके बाद, ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिश इंडिया से 296 से अभी तक जो टोटल है, और याद रखो जो ब्रिटिश के जो इतने जो मेंबर्स हैं उसमें से जो ब्रिटिश इंडिया के 296 में से 292 जो मेंबर निकल के आ रहे थे वो 11 प्रोविंस से थे, मेनली 11 प्रोविंस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, और 4 चीफ कमिश्नर्स थे, जहाँ पर ये छोटे छोटे एरिया थे वहाँ पर ब्रिटिश अपना कमिश्नर भेजता था जो वाइसरॉय के अंडर काम करता था, ठीक है। तो वहाँ से एक मेंबर था, तो 292 प्लस 4, तो 2 कितने हो गए 296, इनके लोग आ रहे थे, ठीक है। तो बाद में ये कितने रह गए 229, क्योंकि पाकिस्तान कट के भाग गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी वो अपना इंडिया की तो बना रही थी, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इतने लोग रह गए यहाँ से, और जो 93 थे वो वाले कितने रह गए 70 की कंडीशन बची, ठीक है। सीट एलोकेशन की बात करें तो एक सीट पर 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, डिवाइडेड अमंग मुस्लिम सिख जनरल कम्युनिटीज़, उनकी प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। ठीक, किसी को छोड़ा नहीं, कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तुम बना रहे हो और इन लोगों को छोड़ दिया, तो सबके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लिया, ठीक है। मेंबर्स पर इंडायरेक्टली इलेक्टेड, जो मैंने अभी बताया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग थे उन्होंने उनको भेजा, तो इंडायरेक्टली होगा ना, ठीक। और प्रिंसिपल स्टेट को, हाँ, और प्रोविंशियल जो थी ना इनकी 11 प्रोविंस थी, वहाँ से वो इंडायरेक्टली इलेक्ट हो गए। प्रिंसिपल स्टेट को तो नहीं बोला था, राजा महाराजा जो भी लोग थे वहाँ पे उनको बेटा तुम अपना नॉमिनेट करके खुद भेज दो अपने खुद के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लेटर जब इलेक्शन हो गया उसके बाद ये लोग आ गए थे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये कंडीशन रही थी कुछ, जिसमें 208 जो सीट कांग्रेस ने जीती, मुस्लिम लीग 73, और ये सब था 15, ठीक है, 15 अदर ग्रुप्स ने, ठीक है। तो 296 का ये प्रपोर्शन था, फिर ये भाग गए, ठीक है, ये लोग भाग गए थे फिर यहाँ से, ठीक। और वही बात है कि जो प्रिंसिपल स्टेट की थी वो मोस्टली वैकेंट ही रही थी शुरुआत में, उन्होंने बॉयकॉट करा था असेंबली का। और ये नोट याद कर लो कि असेंबली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, जो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गई थी, बट रिप्रेजेंटेड ऑल मेजर सेक्शन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, SC ST वुमेन, ठीक है। और महात्मा गांधी ने भी इसको जो नहीं किया था, ठीक है। ये कुछ की नोट्स हैं, इनको याद रख लो, ठीक है। मुस्लिम लीग तो यहाँ से भाग गई, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी तो बची, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और भाई ये बताओ, अच्छा बात बताओ, नीड क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की, मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन एक बात बताओ जरूरत क्यों क्या थी, जरूरत ही तो थी कि ब्रिटिश के रूल को एंड करना, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसके हिसाब से सिटीजन के राइट और उनको डिफाइन करना किस तरीके से क्या क्या मिलेगा सबको, ठीक है। डेमोक्रेसी सेटअप करना, गणतंत्र बनाना, ठीक है, रिपब्लिक बनाना, और फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट जैसे इन चीज़ों को डिफाइन करके बताना कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों को, तो ये सब लिख के बताना और चलाना देश को। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब कि डिफरेंट जो प्रोविंस, रिलीजन और कम्युनिटी के ये जो भी हैं उनके लिए कॉमन लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना, ये सब चीज़ें तो थी, ठीक है। तो ये जरूरत थी इसकी, तो ये मैंने बता दिया कि पढ़ रहे हो तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग की बात करें तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई याद रखो, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, ठीक है। और क्या था उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भाई जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जो मैंने अभी जो बात बताई थी ना आपको, डेमोक्रेटिक सेटअप और जो ब्रिटिश रूल एंड करना, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो इसलिए बना रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया कि हमारा संविधान और हमारा देश जो बनेगा वो कैसा हो फ्यूचर में, ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे देश को आगे चलाने के लिए, उस तरीके से ये बताया कि अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है। तो वो बाद में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बाद में
किसका रूप लिया, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, ठीक है, वो प्रीएम्बल का, ठीक है, ठीक। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो प्रीएम्बल में दिखाई पड़ते हैं, जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ये सब चीज़ें हमारी जो प्रीएम्बल में दिखती हैं वो सब ऑब्जेक्टिव्स ही थे, ठीक है। अब हमारी जो पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये हमारा ये हो गया, अटेंडेड बाई 211 मेंबर्स। मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट कर दिया, तो 211 मेंबर ने इस फर्स्ट मीटिंग को, ठीक है, ज्वाइन किया। और अदर फैक्ट्स हैं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे और ओल्डेस्ट मेंबर थे। पहली बार क्वेश्चन आता है ना जो क्वेश्चन, और दूसरी बात क्वेश्चन हम बाद में करेंगे तो उनमें ये सब चीज़ पता पड़ जाएगी हमें, ठीक है, क्वेश्चन भी है इस थ्योरी के बाद में, ठीक है। और लेटर राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट, ओके। और 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे जिनमें एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, ओके। ये 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक, ओके। अच्छा, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो जो मैंने बता दिया 13 दिसंबर 1946 को आया, जवाहरलाल नेहरू ने मूव करा, अडॉप्ट किया, और इसको अडॉप्ट किया गया यूनिवर्सली 22 जनवरी 1947। डेट्स को याद रखो भाई, 13 को तो ये जो है रेजोल्यूशन लाए थे जवाहरलाल नेहरू, और उसको अडॉप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और वही है, डिफाइन फिलोसफी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जो प्रेमल बना बाद में, ठीक, ठीक है, जो गारंटी जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब यही तो ऑब्जेक्टिव थे कि हमें ऐसे लोग रखने हैं, लोगों को ऐसे राइट्स देना है, इक्वल रखना है, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, ये सब इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड होना चाहिए इनके लिए, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ पीस को मेंटेन करना है, गोल क्या है, कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर जो डीपीएसपी के रूप में दिखते हैं हमको भी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्या है, यूनियन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, उसके अंदर अदर स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टेट्स होंगे, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे, वो तो हमारा उस तरह का सिस्टम तैयार करेंगे, ठीक है। और सॉवरेन रिपब्लिक होगा, इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, किसी मोनारिकल या किसी के अंडर नहीं होगा, ठीक है, सॉवरेन होगा, अपने डिसीजन खुद लेगा, और रिपब्लिक होगा मतलब कोई अपना खुद का जो भी प्रेसिडेंट होगा वहाँ पर, ठीक है। जहाँ रिपब्लिक देखे ना, मतलब रिपब्लिक में प्रेसिडेंट खुद का, ठीक है, किसी और का कोई हेड नहीं होगा वहाँ पे, सुप्रीम हेड, ठीक, ओके। आई थिंक इतना डेटा क्लियर हो गया आपको, और कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं थोड़ा यार बोला नहीं है इतना, तो ठीक है, आपको एक फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, वो धीमे धीमे सेटअप हो जाएगा, उसका यार कम देखना, कॉम्प्रोमाइज़ करना उस चीज़ का, ठीक है। अब अदर फंक्शन क्या परफॉर्म हुए, मई 1949 में क्या हुआ कि इंडिया कॉमनवेल्थ मेंबर बनी। देखो कॉमनवेल्थ में अभी 56 मेंबर्स हैं, देखो थोड़ा करंट का भी सिनेरियो ऐड करा दूंगा, 56 मेंबर हैं अभी, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, कॉमनवेल्थ के जो गेम होते हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रही थी, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन 1931 में हुआ था, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लंदन में, ठीक है, यूके, ठीक। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हुई, ठीक। अब कॉमनवेल्थ की ज़रूरत ये थी कि, और इंडियन जोन कब करा, 1949 में, ठीक। तो कॉमनवेल्थ की ज़रूरत ये थी कि जो कॉलोनी रही हैं, ठीक है, वो एक कॉमनवेल्थ के थ्रू, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमनवेल्थ में ज्वाइन हो गई तो उनका कोई अधिकार नहीं है, मतलब ये रहे तो उनसे सीखें यार, क्योंकि उन्होंने देश चलाया तो ये कुछ आइडिया दे सकते हैं हमको सही रास्ते पे चलाने के लिए, बस और कुछ नहीं था इनका, ठीक है। बाद में वो कॉमनवेल्थ नेशंस के थ्रू गेम भी कराने लगे और कॉपरेशन बढ़ता रहे, और कुछ नहीं है, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी 56 मेंबर्स हैं उनमें, ठीक है, क्योंकि देश पहले चलाते आ रहे थे तो उनको आइडिया था, तो उनको और चलाने में बढ़ावा दें, बस हेल्प करें उसके लिए था, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को, ठीक। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ठीक है, 2 दिन पहले। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और हमारा क्या है, सेशन जो 11 सेशन थे इंपॉर्टेंट, 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक। वो 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 दिन, 17 भी बोल देता कभी कभी, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है, एक ही बात है, 2 वर्ष 11 में 18 दिन ऐसे बोलते ना। और जो ड्राफ्ट लिखा गया था वो 114 दिन के लिए था, और कॉन्स्टिट्यूंट जो
और ये क्या है, कंसल्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्ट किया, उसमें खर्चा आया था 64 लाख का उस टाइम के हिसाब से भाई साहब, ठीक है। फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 का हुआ, जब तक इलेक्शन नहीं होते 1952 वाले, ठीक है, ठीक है। तब तक जो भी है, जो अपने जो पहले कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो सी राजगोपालचारी थे, ठीक है, तो तब तक के लिए वो बने जब तक देश अपना आज़ाद हो रहा है। तो माउंटबेटन के बाद वही थे, ठीक है। और तो क्या ही है, क्योंकि तब तक इलेक्शन तो 1952 में होंगे, तो देश तो चलाना ही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो कमेटीज़ थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जो संघीय शक्तियाँ समिति, यूनियन पावर, जैसे यूनियन देखा 2 जगह यूनियन है, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रोविंस की बात करें तो सरदार पटेल थे, वही जोड़ रहे थे, ठीक है, अपने लौह पुरुष जी डंके की चोट पे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो इन सारी कमेटियों की रिकमेंडेशन ले लेके जो ड्राफ्ट कर रही थी, लिख रही थी संविधान को, एक बुक की तरह जो बना रही थी, वो किसकी चेयरमैनशिप में थी, वो थी B.R. अम्बेडकर की में, ठीक है। और यहाँ पर मौलिक अधिकार, दैट इज़ अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्रों पर जो समिति बनी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी ट्राइबल एरियाज़ में, वहाँ पर भी सरदार पटेल थे, ठीक। और हमारी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, याद रख लो उनको। और स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, एंड संचालन समिति स्टीयरिंग, मतलब जो अपना असेंबली होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो भी बैठक होंगी, डेबिट वगैरह, इन सबको देखना। जैसे अभी लोकसभा होते हैं, लोकसभा में जो भी स्पीकर होता है वो जैसे उस हाउस को चलाते हैं, उस तरीके से वहाँ पर उस इन कमेटी के संचालन के लिए कौन जो स्टीयरिंग पकड़ के बैठेगा, राजेंद्र प्रसाद जी, वो चलाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, ओके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। मेंबर कितने थे, कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, वो 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 7 मेंबर्स थे, जिसमें चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और अयंगर और अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मेंबर थे। डॉक्टर K.M. मुंशी, ये मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये मेंबर थे, ठीक है। और इसमें नए दो जुड़े थे, जिसमें N. माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये 2 जुड़े थे, जिसमें B.L. मित्तर जी थे, उनको हेल्थ की वजह से वो हट गए थे वहाँ से, और D.P. खेतान थे, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में, ठीक है। तो ये 2 लोग नहीं थे इसमें, ठीक है। हमें याद क्या रखना है, चेयरमैन कौन थे, बाकी के 6 मेंबर अदर थे, तो टोटल मेंबर 7 मेंबर्स थे, ठीक है। तो इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लागू होने की, जिसमें मैं बताऊँ कि फर्स्ट रीडिंग जो चली थी वो कब चली थी, 4 से 9, ठीक है, जो जनरल डिस्कशन हुआ। सेकंड, ये सब याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे कम पेपर में आता है, ठीक है। बाद में 26 नवंबर जो 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, उसमें 3rd रीडिंग हुई थी, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बस याद कर लो 26 जो नवंबर था 1949 को अपना अडोप्ट किया था पहले टाइम, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है 26 नवंबर 1949 को जो साइन करा गया था वो किसके द्वारा था, 284। अब एक बात और चलो अभी बता दे रहा हूँ कि 284 मेंबर्स ने साइन करा था 299, ठीक। और अडोप्ट तो हो गया। और इसमें कंटेंट क्या कर रहा था उस टाइम, प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल थे उस टाइम पे, ठीक है। बेसिक सी बात है जो सभी जानते होंगे। प्रेम्बल जो अपना प्रस्तावना थी, अरे प्रस्तावना, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में देंगे, पूरी डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या क्या हुआ था उसमें, ठीक है। कोई चीज़ छूट तो नहीं है। अब यहाँ पर 299 लोग जो मैंने अभी बताया था आपको, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूल होती है हमेशा कि हमारे शुरुआत में अरे यार पढ़ ही लो, 389 मेंबर्स थे टोटल, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से, प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे, ठीक है। उसमें से बाद में 299 मेंबर रह गए थे, वही तो हैं ये अभी, उनमें से 284 मेंबर ने साइन किया, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, एक बार याद कर लो कि हमारे 296 टोटल थे जब वो मुस्लिम लीग हटी नहीं, ठीक है। तो बाद में कितने रह गए, 229, और प्रिंसली स्टेट से 93 थे। जो प्रिंसली स्टेट वाले जो पाकिस्तान की तरफ चले गए वो पर 70 रह गए। तो अपनी असेंबली में ये थे टोटल, ठीक है, इनसे 299 बने। और दूसरी बात, एक हैशटैग नोट और याद कर लो, नोट क्या, 15 वुमेन पार्टिसिपेशन था इसमें, ठीक है, ठीक है। ये सब फैक्ट मैं भूल गया, 15 वुमेन थी, कहाँ से आई थी, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर या फिर उन्हीं प्रोविंस से, ठीक है। वुमेन भी तो थी, 15 वुमेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेमल की बात चल गई, प्रेमल को
करेंगे कब अमेंड हुआ, कैसे कैसे क्या चीज़ थी डिटेल में अगली वीडियो में, ठीक। तो इधर जितना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी बात करते हैं। तो प्रेम्बल इनेक्ट हुआ एंटर, मतलब पहले अडोप्ट तो हो गया बट बाद में अपना जब लागू हुआ ना 26 जनवरी को, उस टाइम पे इसको अडोप्ट किया था, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं मॉडर्न मनु के नाम से, ठीक है। ये सब फैक्ट हैं यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्शियल इन्फोर्समेंट हुआ था, जो जैसा मैंने अभी बताया आपको क्या हुआ था, पार्शियल इन्फोर्समेंट हुआ था 26 नवंबर 1949। क्यों, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि डिवीज़न तो हो गया था, डिवीज़न हो गया था ना, तो उस डिवीज़न के चक्कर में लोग इधर से उधर जा रहे थे, ठीक। तो जा रहे थे तो आएंगे जाएंगे, उनके सिटीजनशिप का भी तो ख्याल रखा जाएगा भाई। इलेक्शंस की बात करी जाएगी, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, इन सब चीज़ों के लिए दे दी थी, ठीक है। क्योंकि बाद में इलेक्शन, क्योंकि इंटरम गवर्नमेंट ही बनेगी, ये सब चीज़ बनेंगी, तो इनको छूट दे रखी थी कुछ स्पेशल चीज़ों को, ठीक है। एक सिटीजनशिप वहाँ पे सबसे मेन मुद्दा था उस टाइम का, ठीक है? इसलिए हमें करना पड़ा 26 नवंबर को ही, जल्दी से जल्दी। बाद में फुल इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को, जो हम अभी रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन को, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको करा। क्योंकि जो हम मना रहे हैं क्यों करा था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज की तरफ तरीके से पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस को मनाते आ रहे थे, तो उसको गणतंत्र दिवस में मना लिया, ठीक है। जो लाहौर सेशन जो हुआ था उसके बाद वही बात है 26 जनवरी, क्यों भाई 26 जनवरी पूर्ण स्वराज की वजह से, ठीक है। तो आई थिंक कोई फैक्ट बचा नहीं होगा अब तक, ठीक। और अब रिपील क्या कर दिया हमने, ख़त्म क्या कर दिया उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस एक्ट को ख़त्म करा 1935 को, से चीज़ें उठाई और उसको हटा दिया, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा कुछ, ये कुछ अपीलेट वगैरह से था जो लंदन से होती थी कोर्ट वगैरह की, उसको भी खत्म कर दिया हमने, तो ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पेपर लिख नहीं रहे हो, ठीक। और जो भी ऑलरेटेड अमेंडमेंट थे ना वो सब खत्म कर दिए, ठीक है। अब अपना चलेगा भाई, अपना शासन चलेगा, ठीक। और क्या है भाई, कुछ बचा है क्या? देखो एक यहाँ पर एक पॉइंट और है, जो कमेटी ऑन फंडामेंटलिटी सब कमेटी भी थी इसकी, ठीक है। ये थोड़ी मतलब मेन चीफ ये बैठे थे सरदार पटेल, और इसकी सब कमेटी और थी, जिसमें एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो एडवाइजरी जो कमेटी थी, ठीक है, उसके हेड थे कौन, सॉरी एडवाइजरी कमेटी तो सभी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट में क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल राइट के जो भी थे ना, ठीक है, जैसे ये चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो जो संभाल लेते मेन पर्टिकुलर चीज़ों को, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे जेबी कृपलानी थे, ठीक। कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक। और माइनॉरिटीज़ पर इसी की बता रहा हूँ सब कमेटीज, ठीक है। फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ पर थे हमारे एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। और हमारा क्या वजह, ट्राइबल एरियाज़ पर वहाँ पर थे गोपीनाथ, जो ट्राइबल एरियाज़ वाला था ना, ट्राइबल एरियाज़, यहाँ पर थे गोपीनाथ बारदो लोई, ठीक है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये देख लो, फंडामेंटल राइट वाली देख लो और ये देख लो, दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। 7 मेंबर ये हो गए, यहाँ पे ही खत्म हो गया, और क्या बचा हमारा, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्रिटिसिज्म ये था कि नॉट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये क्रिटिसाइज हुआ था कि पहले तो बोल रहे थे डायरेक्टली इलेक्ट करोगे, बट इनडायरेक्टली आया, कोई फ्रेंचाइजी मतलब कोई वोट नहीं पड़े, ठीक है। नॉट सॉवरेन क्रिएटेड अंडर ब्रिटिश प्लान, तो ये सब क्रिटिसिज्म थे इधर, ठीक है। डोमिनेट इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, अगर 3 साल ले लिए उसने, यूएसए का बना तो 4 ही महीने में बना था, ठीक है, तुमने 3 साल ले लिया अप्रॉक्स, जो भी था 2 वर्ष 11 में डाल 3 साल ही हो गया अप्रॉक्स। और डोमिनेट बाई कांग्रेस ने डोमिनेट करा, ठीक है। ये किसने बोला था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। और लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था, ठीक है, लैक्ड डाइवर्सिटी,
कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा, क्योंकि उसको लिखना ही था लीगल लैंग्वेज में, तो उसी बात की बात कर रहे हैं कि उनको बताया था ना, ड्राफ्टिंग कमेटी थी यहाँ पे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो इसको ये बोला था कि लिखना किस में, लीगल लैंग्वेज में लिखना है इसको, ठीक है। और तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। हिंदू डोमिनेटेड, विंस्टन चर्चिल ने क्रिटिसाइज किया कि बॉडीज ऑफ हिंदूज बोला इसको, ठीक है। तो ये तो क्रिटिसिज्म था, अगर पूछ ले तो ठीक है, वरना ऐसे एग्जाम में तो बहुत कम पूछेगा आपके में पर्टिकुलर, ठीक है। और ये यहाँ से पूछ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखो कि सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव, सेक्रेटरी कौन थे, HBR अयंगर, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी, ठीक है। कैलीग्राफी किसने करी थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। और हिंदी कैलीग्राफी किसने करी थी, बसंत कुमार वैद्य, ये इंपॉर्टेंट है। डेकोरेशन नंदलाल बोस, ठीक है। बेहुर राम मनोहर सिन्हा, ठीक, ये लोग थे यहाँ पे। और ऑर्नामेंटल ऑफ द प्रेम बेहुर राम मनोहर सिन्हा नहीं, ठीक है। उसकी सजावट गहने की तरह, प्रेमबल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रेमबल की सजावट करी थी वो इन्होंने करी थी, ठीक। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको देख लो बार बार, ठीक है, स्टॉप करके भी। अब बात है हिंदी टेक्स्ट की, ठीक। देखो एक बात हूँ, 1950 में इंग्लिश और हिंदी की बात होती है कि किस में लिखा तो वो इंग्लिश में क्या था, सबको पता है, ठीक है, इंग्लिश में था। और इसको ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन की इस टाइम तक, ठीक है। हिंदी को नहीं बनाया था, हिंदी एक रिप्रेजेंटेटिव थी, रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज थी, हिंदी ऑफिशियल नहीं थी, ऑफिशियल इंग्लिश थी उस टाइम पे, ठीक है, ठीक। और 1987 में, ठीक है, 19 जो अभी दिखा रहा है ना कि एडेड बाई 58 अमेंडमेंट हुआ 1987 का, यहाँ पे हिंदी को क्या बना, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर किया था। अब क्योंकि ऑफिशियल हिंदी को तब इंग्लिश थी नहीं, यहाँ पे दोनों हो गई, हिंदी प्लस इंग्लिश। इंग्लिश तो ऑलरेडी पहले से थी, बट हिंदी को भी ऑफिशियल कर दिया बाई दिस अमेंडमेंट, ठीक है। उस टाइम पे इंग्लिश ही ज़रूरी थी, ठीक, उस तरीके से बाद में और जो भी अच्छे तरीके से इंग्लिश को लिखा हो, हिंदी को लिखा उस हिसाब से 58 में 1987 में हिंदी को भी कर दिया, ठीक है। और तो कुछ, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था ना, ओरिजिनल टेक्स्ट वो इंग्लिश में ही था, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंग्लिश में था, ठीक। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक। अब आता है बोरोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कहाँ से इसको क्या क्या चीज़ें ली, वो हिंदी में ये है, ठीक है। एक पेज बनानी तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे भी, रुको। तो बोरोइंग फीचर की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या चीज़ें हमने ली, उसमें था फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से आई है, इसी एक्ट से, ठीक है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC वगैरह सब यहीं से थी, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड और भी अदर डिटेल्स, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ से लिया, ठीक, क्योंकि हमारा जो भी एक इन्फ्लुएंस था वो तो ब्रिटिश वालों का ही तो था, और किसका होगा, क्योंकि हमारा देश भी उसी तरह से डल चुका था उन्हीं के तरीके से। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, जिसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून ही ऊपर होगा, उससे सब नीचे होंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी मीन्स कोई भी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, रिट्स वगैरह, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगे एंड बाइकैमरलिज्म, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और US कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जजेस वगैरह, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ से है, यहाँ से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन थे DPSP, ओके। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से द फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने तो उधर से उठाया बहुत सारी चीज़ें। बेस्टेड ऑफ रेजिडोरी पावर्स इन द सेंटर। अब स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो भी हमारी सेंट्रल लिस्ट थी ना, यूनियन लिस्ट होगी, उनमें जो भी बची हुई जो पावर्स होंगी वो सब बची हुई किस में होंगी, वो सेंटर के पास ही होंगी। तो वही बात बोली उसने, रेजिडोरी मतलब बचा हुआ। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो यहाँ पर था कि ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करी थी, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करी थी यहाँ पे, ये गवर्नर की ऑफिस भी होगी, बट यहाँ पर क्या था, कनाडा से था कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यहाँ अपॉइंटमेंट हो गवर्नर का सेंटर के द्वारा, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों में क्या क्या था। एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक,
बीती प्रेसिडेंट जो है पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, बाध्य नहीं है बट ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या था, कनकरेंट लिस्ट वगैरह, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, और एंड जॉइंट सेटिंग ऑफ द हाउसेस, ये सब कहाँ से था, ऑस्ट्रेलिया से। और जर्मनी के जो भी था उसका था सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द इमरजेंसी प्रोविजन। अगेन 1935 से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे, बट उनका सस्पेंशन की बात करेंगे तो इमरजेंसी में वो यहाँ से था, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, ठीक है, कौन कौन से होंगे, क्या होंगे, वो आगे देखेंगे, ठीक। सोवियत यूएसएसआर उस टाइम पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से ली हमने, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, ठीक है। तो ये सब हमने कहाँ से लिया, प्रीएम्बल का जो भी था वो यूएसएसआर से लिया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ठीक, ओके। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में है वो फ्रेंच से। साउथ अफ्रीका से हमारा था प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 368 वाला जो भी है यहाँ से लिया। और एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक, मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, जो इंडायरेक्ट इलेक्शन, ओके। जापानीज सिंगल ट्रांसफर बोर्ड वगैरह से होगा ना, जो भी होगा वो इस कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से क्या लिया था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो लॉ में बना दिया वो बना दिया वही चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अपने सुप्रीम कोर्ट वगैरह वो क्या करते हैं, रूल ऑफ लॉ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, मतलब रूल ऑफ लॉ तो है बट यहाँ पे क्या था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या है, अगर कानून अगर मारने का, जान लेने का किसी भी तरीके से कितना भी हार से वो दे दिया तो जान लेनी पड़ेगी, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा कि कितना सही है उसके बाद जान ली जाए किसी की भी, अपराधी की, मतलब वही बात है। बट प्रोसीजर अगर लॉ में दे दिया तो वो करना पड़ेगा कितना भी हार्स हो, ये तो अपना इंडिया फॉलो करती है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये यूएसए फॉलो करता है, ठीक है। कोर्ट इसी को बोलता है इन चीज़ों को, ठीक है, और फॉलो इंडिया फॉलो नहीं करता है, बट कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, बट यहाँ पे ये जो भी थे समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लिखने तो वाले हो नहीं, तो मैंने बता दिया, वैसे जो समझ पा रहे होंगे वो समझ लें, वरना जरूरत नहीं है इसकी, ठीक। तो जो भी सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो दे दिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो आराम से, ये हिंदी में है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आए क्वेश्चंस जो हम करेंगे अभी के हिसाब से, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन है एडवाइजर, वो है BR अम्बेडकर, नहीं BN राव। ये चेयरमैन थे, कौन थे, चेयरमैन, एडवाइजर ये थे जो हमने पढ़ा था लास्ट में, ठीक है, जो NDA और EPPCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। हु वॉज द चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, अगेन यूनियन दिख गया, जवाहरलाल नेहरू पे ठोक दो। व्हाट वॉज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, बताओ, दिख रहा है, द रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस, रेजोल्यूशन के थ्रू बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नहीं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, बिल्कुल नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसी वही तो आधार था, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने मूव करा, जवाहरलाल नेहरू ने, कुछ करने की जरूरत है क्या, 13 दिसंबर को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, सिंपल सा क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949, तो गलत होना ही नहीं चाहिए भाई। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है, बाद में ये बने बट ये नहीं, ये है कि नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो ओल्ड मेंबर थे, कौन थे, ओल्ड मेंबर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, बताओ कब से फंक्शन करा था भाई, पहले ही 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन नहीं था, बताओ। आचार्य JB कृपलानी थे, प्रकाश नारायण पटेल थे, बिल्कुल थे, के मुंशी थे, बिल्कुल थे, JP नारायण नहीं थे, तो ये आंसर है अपना, ठीक है। तो नहीं कौन सा, यही आंसर होगा, सी वाला, ठीक है। हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन दिस वन 50 बार पढ़ लिया, 11 सेशन हुए थे, ठीक है। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 वर्ष 11 में हटा दें, 2 वर्ष 11 में हटा दें, मोस्ट जो फेमस क्वेश्चन है ये तो। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्ट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन व्हाट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको याद भी कर लेना कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया और कब किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का। बैठक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले जो ओनली बट वो किया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है भाई। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू भाई। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगली वीडियो ऐसे कंटिन्यू जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से उतनी जल्दी करूँगा भाई। अगर आपको अच्छी लग रही है, देखो भाई बोलने की इतनी आदत है नहीं, ठीक है, पर भी पूरी कोशिश करिए, फैक्ट एक भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इस वीडियो में जितना अच्छा रेस्पॉन्स और लाइक मिलेंगे, ठीक है, उतनी अगली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। फ्री पढ़ा रहा हूँ तो यार इतना तो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।